चलिए, कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और इसके साथ ही आज की चर्चा मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, आज की जो चर्चा है यह बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पे चर्चा करूंगा मैं। बेसिक्स का मतलब एकदम बेसिक। जैसे आप अनुवाद करते हैं ना, तो अनुवाद करने के लिए कुछ नियम होते हैं। हर चीज का एक नियम होता है ना। जो टाइप कर रहा हूँ देख पा रहे हैं? थोड़ा छोटा देख दिख पा रहा रहे हैं या साइज बड़ा करूँ? हैं? अभी अब सही है सर। ये साइज सही है, ठीक है, वेरी गुड। बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन अगर हम कहें तो इसका अर्थ यह होता है कि अनुवाद के लिए हमें जो नियम कानून जानना चाहिए। हर चीज का एक नियम होता है। भोजन बनाने से लेके हर चीज का एक नियम होता है। तो इसी तरह यहाँ हम अनुवाद के नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं, और अनुवाद का नियम एकदम शुरू से और बहुत सिंपल ढंग से। ठीक है, एक मिनट। देखिए, अनुवाद का नियम जानने से पहले सबसे पहले आपको जो चीजें जाननी चाहिए वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। में पिछली चर्चा में मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पता है आप लोगों को, हाँ या ना? वेरी यस गुड। सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच को, हाँ, इंग्लिश में हिंदी में बताया भी सर। पता चल जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द कहा जाता है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए जरूरी है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन, प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, के बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, और इन सब को जोड़ने वाला प्रीपोजिशन। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंडीशन। में इतनी चीजें आपको पता है, जी बोलिए। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये यस जो सर। चीजें हैं, हाँ बोलिए, बोल लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। हेलो, कोई कुछ कह रहा था? यस एक सर। चीज, हाँ बोलिए। चलिए, एक चीज ध्यान रखें। जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अंत में आपको मैं 5, 10, 15, 20 मिनट का समय दूंगा बात करने के लिए। जितनी शंका आपके मन में उपजे उन सबको आप नोट करेंगे कि हाँ, मुझे यह प्रश्न पूछना है, मैं इत्मीनान से बताऊंगा। ठीक है। अगर ऐसे बीच बीच में आप प्रश्न करेंगे और मैं आपको कहूँ हाँ बोलिए और आप ना बोलें, तो इससे आपका और हमारा सबका समय खराब होगा। तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई चाहेगा कि इस तरह से हम बेकार में एक दूसरे का समय बर्बाद करें। ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब मैं पूछता हूँ कि हाँ ये बताइए, तब आप मुझे बताने का प्रयास करें ताकि मैं आपकी शंका का समाधान कर पाऊं, या जो मुझे शंका हो रही है उसका समाधान मैं आपसे पा सकूं। मैं आपको बता रहा था कि अनुवाद सीखने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये जो अंश है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 को जानना जरूरी है। इन 6 को जानने का मतलब है कि इनका वाक्य में विशेष स्थान कहाँ होता है, यह जानना जरूरी है। किसी का स्पीकर ऑफ है, इको हो रही है, स्पीकर बंद कर लें प्लीज। ठीक है। अब जब आपको यह चीज पता चल गई कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, इसके बारे में हमें जानना है, तो जैसे एक वाक्य में लिखता हूं आपको, द काउ, द काउ इज इन द बैटल फील्ड। क्योंकि मैंने बंदूक से बात शुरू की है तो थोड़ा सा बैटल फील्ड भी ले लेता हूं। द काउ इज इन द बैटल फील्ड। अगर इस वाक्य की विवेचना करें, आप लोग अपने डायरी में नोट करेंगे इसको, और इस वाक्य में आप लोग लिख लीजिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रीपोजिशन और एडवर्ब। ये आप मुझे पहचान के 2 मिनट का समय देता हूं, पहचान कर अपने डायरी में नोट करेंगे। द काउ इज इन द बैटल फील्ड। एक और वाक्य देता हूं आपको, द ब्राउन काउ इज द ब्राउन
brown cow is in the middle of the brown cow is in the middle of battlefield। ये मैंने आपको दो वाक्य दिया, एकदम आसान सा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों में आप मुझे बताएंगे कि इसमें नाउन क्या है, जो शब्द है उसके ऊपर आप पेन से मार्क कर लेंगे। प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, और प्रीपोजिशन या एडवर्ब क्या है। दो वाक्य दिया था, तीसरा वाक्य फिर मैं दे रहा हूं। इसमें एक शब्द और जोड़ दे रहा हूं। द ब्राउन काउ इज ग्रेजिंग इन द मिडिल ऑफ बैटलफील्ड। ये तीन वाक्य मैंने दिया और फटाफट आपको 3 मिनट का समय देता हूं। आप इसमें चिन्हित करके मुझे बताएं, अगर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ें। सर थोड़ा सा छोटा कीजिए ना स्क्रीन को, तीनों हाँ, वाक्य कर रहा हूँ। आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक द काउ इज इन द बैटलफील्ड। दूसरा है द ब्राउन काउ इज ग्रेजिंग इन द बैटलफील्ड। तीन वाक्य दिया था, मैंने बताया था द काउ इज इन द बैटलफील्ड, द ब्राउन काउ इज इन द बैटलफील्ड, और उसके बाद तीसरा वाक्य मैंने दिया आपको, दूसरा लिखा नहीं हूं मैं, द ब्राउन काउ इज ग्रेजिंग इन द मिडिल ऑफ बैटलफील्ड। ये इस गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो आप इन तीनों में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये मार्क करके रख चुके होंगे अभी तक, जो समझदार हैं, ठीक है। अब मैं बताना शुरू कर रहा हूं, आप जांच करेंगे। देखिए ये जो काऊ है, काऊ यहाँ नाउन है, बैटलफील्ड एक प्लेस है, तो बैटलफील्ड को अगर हम प्लेस मान लेंगे तो बैटलफील्ड भी एक प्रकार से नाउन हो जाता है, ठीक है। इन जो है, इन, ऑन, ये सब क्या होते हैं, एक तरह से प्रीपोजिशन का रूप होते हैं। दूसरे वाक्य में मैं चलता हूँ। ये जो ब्राउन है, ब्राउन किसके बारे में कहा गया है, ब्राउन कहा गया है काऊ के बारे में। मतलब गाय का रंग कैसा है, भूरा या ब्राउन कलर है। इसका मतलब जब किसी व्यक्ति वस्तु की कोई विशेषता बताई जाए जिस शब्द से, विशेषता का मतलब है वह एडजेक्टिव या फिर विशेषण होता है। पता है आप लोगों को ना। अगर मेरी स्पीड अधिक हो तो बता दीजिएगा, मैं थोड़ी सी स्लो कर लूंगा। नहीं सर ठीक है, ठीक है, चलिए। यहाँ जो काउ शब्द है, काउ नाउन है, ऊपर वाले वाक्य में आया है। काउ की विशेषता ये जो ब्राउन शब्द है यह बता रहा है, तो यह शब्द आपका एडजेक्टिव अर्थात विशेषण हो गया। ग्रेज, GRAZD जो शब्द होता है, ग्रेज मतलब चरना होता है, ठीक है। चरना, कौन चर रहा है, तो गाय चर रही है, क्या चर रही है, जो भी है। ग्रेजिंग का मतलब ये हुआ घास ही चर रही होगी, क्योंकि घास के लिए ग्रेज का शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द ब्राउन काउ इज ग्रेजिंग, ये वर्ब हो गया। यहां तक क्लियर कर पाया मैं आप लोगों को। उसके बाद मिडिल जो होता है, ये मिडिल मतलब बीच, ये प्लेस बताता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो बैटलफील्ड है, बैटलफील्ड, इन दोनों को एक शब्द हम मान लेते हैं, यह भी नाउन या प्रोनाउन का एक रूप हो जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर कर पाया मैं, हाँ या ना। क्या बताया मिडिल मिडिल रंजन सर। जी, ठीक है। अब जो दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, इस वाक्य से एकदम आसान है, ये छोटे बच्चे ही बता देंगे, आप लोग तो छोटे से थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, ठीक है। अब जो मैं यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को इतनी देर से, मेरे बताने का यह उद्देश्य है कि ये जो शब्द काऊ है, किसी भी वाक्य में आप देखिएगा, ये जो काऊ के पहले हमने लगाया, ये ब्राउन शब्द लगाया, मतलब क्या है ब्राउन, ब्राउन शब्द है एडजेक्टिव या फिर आप कह लें कि विशेषण। अब ये जो विशेषण है हमेशा नाउन के पहले लगा है, नोट करिएगा। काउ नाउन है, उसके पहले हमने विशेषण लगाया है। एडजेक्टिव का पोजीशन जो होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पोजीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस, यह जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। द ब्राउन मतलब कभी भी आप देख लीजिए, काला घोड़ा, सफेद हाथी, लाला की घड़ी, ये सब जो शब्द जो विशेषण है वो ये हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं, विशेषकर अंग्रेजी में, ठीक है।
अगला शब्द देखते हैं। ये जो वर्ब है, ग्रेजिंग जो शब्द हमने लिया है, ये जो ग्रेजिंग शब्द, ग्रेज से आईएनजी लगा के ग्रेजिंग बनाया गया है, ये ग्रेज शब्द आपके लिए यहाँ वर्ब का काम करता है। इसका मतलब है वर्ब कहाँ लगा है? वर्ब लगा है नाउन अथवा प्रोनाउन के बाद। अगर आप सेंटेंस में इनका पोजीशनिंग करें तो वर्ब हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद आया है, कहीं कहीं पहले भी आया है। जैसे ये मिडिल प्लेस है, इसके पहले आया है, बैटलफील्ड के पहले आया है। अब ये जो आप नाउन देख रहे हैं, इसमें कितना नाउन है? काऊ है, बैटलफील्ड है, ये दो शब्द हम मान लेते हैं नाउन है। मिडिल को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं। तो इन दोनों नाउन में एक नाउन जो है काऊ, प्रश्न करेंगे अगर हम करेंगे हु इज ग्रेजिंग, हु से प्रश्न करेंगे तो यहाँ आएगा काऊ, मतलब गाय। अर्थात ये जो शब्द है वह हो गया सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सब्जेक्ट। और अगर हिंदी व्याकरण के अनुसार हम इसे देखेंगे तो यह कर्ता होता है। कर्ता मतलब जो आदमी काम कर रहा है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें भोजपुरी भी आती होगी। कोई ऐसा है जिसे भोजपुरी समझ में ना आती हो? एनीबॉडी? यस सर। सर नो। आती है, हाँ कुछ कुछ वर्ड समझ नहीं आते। हाँ, जो समझ में आएगा वही मैं बताऊंगा आपको। हमारे यहाँ बोलते हैं करता, भोजपुरी में बोलते हैं करता। करता मतलब कर रहा है, ठीक है। उसी को शुद्ध हिंदी में हमने करता कह दिया। इसका मतलब जो व्यक्ति कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मतलब हो गया करता, ठीक है। चलिए बच्चे को हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी तरह से किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट हमेशा एक ही होगा, मतलब कर्ता हमेशा एक ही होगा। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है। जैसे यहाँ काऊ काम कर रही है, क्या काम कर रही है? ग्रेजिंग का काम कर रही है। उसके बाद जो भी दूसरा नाउन या प्रोनाउन आएगा वह हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। एक मिनट होल्ड करिए, एक बार ले लेता हूँ ना, जस्ट एक मिनट। हाँ आंटी जी बोलिए। काका जो राजेश गई ना, अभी आपके फोन करी है, ठीक है, निकल हमें ना हुई तो सवेरे पहुंचवा दे। आप पैक करके रेडी रखिए, हम थोड़ा क्लास में बैठे, क्लास खत्म करके फोन करते हैं आपके। चलिए, व्यवधान के लिए खेद है। तो यहाँ दूसरा जो नाउन या प्रोनाउन होगा वह हमेशा कर्ता होगा या ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? हेलो, जी बच्चों की आवाज ठीक है? Yes, sir. जब मैं कहूँ तो कम से कम हाँ या ना बता दीजिएगा। दादी नानी की जैसे कहानी होती है ना, थोड़ी सी बिल्कुल। कहानी। जी आगे बढ़े। चलिए, अब अगला ये है। तो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट अर्थात दूसरा जो शब्द है बैटलफील्ड, वो कहाँ आया है? यहाँ वाक्य के अंत में आया है। और इस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में ये जो ग्रेजिंग शब्द आया है, मतलब ये क्या है? ग्रेजिंग जो शब्द है वो वर्ब है। अगर हिंदी के अनुसार देखें तो क्रिया है, हालांकि हिंदी संरचना अलग होती है। अंग्रेजी के अनुसार इसे वर्ब कहा जाता है, मतलब जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, बस वर्ब होता है। अब फिर से हम अपने इस सेंटेंस फॉर्मेशन को देखें अगर, तो देखिए अंग्रेजी का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वह कहता है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये जानना बहुत जरूरी है बेसिक से, है सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तभी वाक्य पूरा माना जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये काऊ हो गया, काऊ हो गया सब्जेक्ट, ग्रेजिंग हो गया वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीन चीज रहेंगे। अब ये जो एडिशनल चीजें हैं, ब्राउन, ब्राउन हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले आता है, मतलब ये एडजेक्टिव है। सॉरी, एडजेक्टिव जो है वो हमेशा आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पहले आएगा। कुछ केसेस में बाद में आता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे।
अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ का ब्राउन काउ मतलब भूरी गाय, बैटलफील्ड, बैटलफील्ड के आगे हम यहाँ लिख दें कि डेडली बैटलफील्ड। ठीक है, डेडली मतलब सर आवाज नहीं आ रही आपकी। खतरनाक। तो ये जो बैटलफील्ड को बता रहा है, बैटलफील्ड की खासियत, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। नाउन मैंने बता दिया, एडजेक्टिव बता दिया। आगे बढ़ूं। अब इसके बाद मान लीजिए एक और वाक्य शुरू होता है, यहां हम कहते हैं इट इज ऑल्सो रनिंग, रनिंग। ठीक है, रनिंग के बाद एक और ले लेते हैं, हैप्पीली। वाक्य को थोड़ा मैंने बढ़ाया, आप लोग भी बढ़ा लीजिए अपने नोटबुक में। बढ़ा लिया आप लोगों ने? यह जो अंश मैंने लिखा इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने ये जो इट का प्रयोग किया है, इट किसके बदले प्रयोग किया है? मैंने काऊ के बदले प्रयोग किया गया है। तो नाउन या प्रोनाउन, ये यही दोनों हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होंगे। इट नाउन के बदले प्रयोग किया गया, इसलिए यह प्रोनाउन होगा। आपको आसान सा यह विवरण पता ही है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रनिंग। रनिंग जो शब्द है क्या है? वर्ब है, हाँ या ना? जी सो वर्ब है। Yes, sir. जो किसी को कोई प्रश्न बाद में पूछिएगा, प्लीज स्पीकर ऑफ रखिए, नोट करके रखिए, मैं सबका जवाब दूंगा। बीच में किसी की आवाज आ रही है, मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन पे हूँ अभी। ठीक है, अभी ये जो हैप्पीली शब्द है, हैप्पीली शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? बताएंगे कोई? सर रनिंग की वर्ब रनिंग की, अर्थात वर्ब की जो विशेषता बताए उसे कहा जाता है एडवर्ब। तो एडवर्ब हमेशा देखिएगा वर्ब के बाद आया है। किसी किसी केस में, एक्सेप्शनल केसेस में वो पहले आता है, उसकी मतलब उसका विवरण मैं बाद में बताऊंगा। यहां तक आप लोगों को मैं क्लियर कर पाया? हमेशा फिर से बता देता हूं, सब्जेक्ट या फिर नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द अर्थात एडजेक्टिव नाउन के पहले आएगा, नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, प्रश्न करेंगे हु, कौन, यहाँ काऊ आया है तो जो काम कर रहा है उसे कर्ता कहा जाता है। मतलब सब्जेक्ट के बाद जो दूसरी चीज आती है वह है वर्ब, मतलब क्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये जो इज शब्द है, इज भी एक प्रकार से क्रिया है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब इसे कहा जाता है। मतलब जो मेन क्रिया में सहायता करे। तो काउ इज, यहाँ इज भी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये इज ग्रेजिंग जो पूरा अंश है यह वर्ब हो गया। अर्थात सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब आया, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन अगर कुछ दिखता है तो वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है, एंड दैट ऑब्जेक्ट इज बैटलफील्ड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया बैटलफील्ड। और बाकी जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये जो डेडली विशेषता बताता है, अगेन यह ऑब्जेक्ट की विशेषता बतला रहा है, इसका मतलब यह एडजेक्टिव या विशेषण हो गया। इसके बाद मैंने दूसरा अंश लिया, मैंने बताया कि इसमें रनिंग हैप्पीली मैंने प्रयोग किया। रनिंग ये वर्ब है, अगेन क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वो क्रिया विशेषण है। अंग्रेजी के वाक्यों में अमूमन क्रिया विशेषण या एडवर्ब वर्ब के बाद आता है। आगे बढ़े, यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ लें। नहीं, सर देख ये लीजिए No, किसी sir. को कोई डाउट नो हो सर तो। बड़ी ठीक है, आपको देखिए ये जो मैंने वाक्य बताया, अब इसके बाद जब भी आप अनुवाद करेंगे तो आपके मन में यह सूत्र हमेशा चलता रहना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे मैंने आपको यह मंत्र सिखा दिया है। अब सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने आती है वह है जब बड़े वाक्य हमें मिलना शुरू करते हैं तो हमें सब्जेक्ट पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। आप में से कोई ऐसा है जिसको दिक्कत ना होती हो सब्जेक्ट पहचानने में? सबको आप सब लोग पहचान लेते हैं?
No, sir. देखिए मैंने जैसे कहूँ, होती राधा है ने, हाँ राधा ने, मैं बोलता चलूंगा, आप लोग रूल लिखते चलिएगा। राधा ने शाम को देखा, वाक्य लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, ने शब्द प्रयोग हुआ है, एकदम आसान है, ये मैं सब्जेक्ट की पहचान बता रहा हूं। जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने का प्रयोग हुआ हो, किसी में ने सटा के करते हैं, किसी में दूर हटा करके, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने का प्रयोग हुआ हो, या फिर दूसरी तरह से लिखे, ने के पहले जिस संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग हुआ हो, वह संज्ञा या सर्वनाम सब्जेक्ट अर्थात कर्ता बनता है। लिख लीजिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम के पहले, क्षमा करें, जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद ने का प्रयोग हुआ हो, वह सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता है। ये पहला सूत्र है। जैसे राधा ने शाम को देखा, प्रश्न करेंगे किसने देखा, तो जवाब आएगा कि राधा ने, तो राधा करता है, सब्जेक्ट। एंड दूसरा जो नाउन है या प्रोनाउन है, दूसरा नाउन प्रोनाउन क्या है, श्याम, तो श्याम यहाँ ऑब्जेक्ट, और देखना जो शब्द है यह हो गया वर्ब। अब अगर हम इस आवाज कट रही है सर। हिंदी में वाक्य की संरचना होती है, उसमें प्रश्न करेंगे किसने, तो राधा ने वॉइस ब्रेक हो अर्थात रही है। राधा करता। वॉइस ब्रेक हो रही है, और साउंड किसी को प्रॉब्लम हो वॉइस रही ब्रेक हो रही है? जी हेलो, सर। वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, मैं मैं दूसरे दूसरे चैनल चैनल पे आ पे आ जाता जाता हूँ। हूँ। जस्ट जस्ट होल्ड होल्ड ऑन। ऑन। अभी अभी आवाज आवाज है है क्लियर? क्लियर? सर हेलो, इको हो रही है। माइक टेस्टिंग। अरे बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए हाँ या ना। आवाज आ रही इको है। हो रही है आवाज। सर रिपीट हो रही है सर। अब 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 सही है रिपीटिंग हो सर। रही होगी। नहीं सर, नहीं। थोड़ी थोड़ी हो रही है पर सर सही है फिर। सही है सर, सही है जी ठीक है। ठीक है, चलिए थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। अब देखिए, मैं यहाँ जो बता रहा था आपको, इको तो नहीं हो रही आवाज? जी नहीं सर। नहीं सर। हेलो, ठीक है, फाइन। नहीं देखिए, सर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नहीं राधा सर। ने श्याम को देखा। इस वाक्य में नीचे मैंने बताया कर्ता, कर्म और क्रिया। मैंने आपको बताया पहला जो शब्द होता है, मतलब प्रश्न करेंगे कौन, तो कौन में राधा आया, किसने देखा, तो ये कर्ता हो गई जिसने काम किया। और कर्ता के बाद जो दूसरा शब्द बचा, संज्ञा या सर्वनाम, यह कर्म हो गया, देखिए नीचे। और क्रिया, देखना क्रिया अंत में। हिंदी के वाक्य संरचना में जब हम जाते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में जब अनुवाद करने लगते हैं, तो हमें इस वाक्य संरचना का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर इसी तरह से अगर आप हिंदी के वाक्य में देखें, तो राधा ने श्याम को देखा, अगर मान लीजिए विशेषण लगाना हो, तो विशेषण लगाना हो तो क्या होगा, मोटे लिख दीजिए, मोटे श्याम को देखा। श्याम उन दिनों थोड़े मोटे हो गए थे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, कोरोना का काल था। तो मोटे श्याम जो है, ये श्याम की क्या है, विशेषता है, विशेषण। अमूमन ये जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण है, यह शब्द अंग्रेजी के पैटर्न पर ही चलते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे रह जाता है। राधा ने श्याम को देखा। अब मैं यहां लगा दूं, राधा ने श्याम को चश्मे से देखा। चश्मे से देखा, ठीक है, ये राधा कृष्ण वाले नहीं है, कोई और होंगी। तो यहाँ फिर अलग अलग चीजें लगती चली जाएंगी। राधा ने श्याम को हंसते हुए देखा। उस पर फिर मैं हिंदी व्याकरण में आऊंगा तो चर्चा करूंगा। अभी शॉर्ट में आप समझ लें कि यह वाक्य संरचना रहेगी। दूसरा, क्रिया की पहचान मैंने बताया, ने के पहले आने वाला संज्ञा या सर्वनाम कर्ता माना जाएगा। दूसरा सूत्र लिखिए, रे। किसी किसी शब्द में आप देखते हैं रे या के का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए रे, रे
या के का प्रयोग होता है, रे या फिर के का प्रयोग होता है। अब जहां रे और के का प्रयोग हुआ हो, इनके पहले वाला जो शब्द है वह शब्द कर्ता माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं मेरे 5 भाई हैं, यहां आप देखिए रे के पहले, इसका अगर इस वाक्य का हम अनुवाद करना शुरू करेंगे तो मेरे के लिए माई 5 ब्रदर्स नहीं लिखते हैं, लिखते हैं क्या? अगर इसका आप ऐसे अनुवाद करेंगे, एक मिनट, अगर आप इसका ऐसा अनुवाद करेंगे माई ब्रदर्स आर, अगर इस तरह से आप शब्दानुवाद किए बिना वाक्य संरचना को देखे तो आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। मेरे जो है, मेरे का मतलब यहाँ मे मतलब मैं, जैसे अंग्रेजी में मी बोलते हैं ना, मराठी में भी मी बोलते हैं मुझे, तो यहाँ आपको मे आई, यहाँ रे का अनुवाद नहीं होगा। 5 भाई है, पॉसेशन वाली बात है, आई हैव 5 ब्रदर्स, इस तरह से इसका अनुवाद होगा। अर्थात ये जो रे के पहले वाली जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द हमें मिल रहा है वह कर्ता अर्थात सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कारक चिन्ह के बारे में पढ़ा होगा, बाद में मैं फिर इस पर भी चर्चा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ की शब्द आता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है राजा की बारात, डायरी में नोट करते रहिएगा क्योंकि फिर मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं। जैसे मान लीजिए राजा बारात, राजा की है ये, राजा की बारात आ रही है। राजा की बारात आ रही है। अब ऐसे जो वाक्य मिले, इन वाक्यों में ये जो इसे की जो है कारक की विभक्ति बोलते हैं ना, तो ये जो विभक्ति है इस पर हम चर्चा करेंगे। की के बाद वाला जो शब्द आता है इसे आप सब्जेक्ट मानेंगे और इसे अंग्रेजी व्याकरण के नियम के अनुसार पहले लिखेंगे। तो बारात को क्या लिखेंगे अंग्रेजी में? द मैरिज प्रोसेसन, क्या लिखेंगे बताइए? या कोई और शब्द है? मेरी आवाज आ रही तो बताएं, मुझे सलाह दें। पता नहीं। सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, आ रही है आवाज। जी सर। अरे कोई बताइए बारात की अंग्रेजी। अभी तो हाल ही में एक शादी हुई है मेरे पड़ोस में, लेकिन चूंकि हिंदी में शादी हुई इसलिए अंग्रेजी नहीं जान पाया मैं। आपके भी किसी सखी सहेली की शादी हुई होगी? चलिए फिर यह प्रश्न अनुत्तरित रहा। आप लोगों से आशा करूंगा। फिर क्या बोलते हैं? पालकी का पैलंक्विन होता है। नहीं, पालकी नहीं, मैं तो बारात की बात कर रहा हूँ। राजा की बारात, राजा की आएगी बारात। तो ये बारात अनुत्तरित रहा, इसका आप लोग मुझे ढूंढ के बताएंगे। अगला सूत्र मैं बता रहा हूँ। 2 सूत्र मैंने बताया कि ने या रे शब्द हो, जैसे मेरे तो अनमोल रतन, मेरे 2 अनमोल रतन, वहां रे के पहले में आया है तो में जो शब्द होगा वह कर्ता होगा। इसी तरह ने अगर आता है तो ने शब्द के पहले वाला जो शब्द आता है वह सब्जेक्ट या कर्ता होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा राजा की बारात, इसी तरह अगर मैं कहूं गरीब की झोपड़ी, यहां भी ये देखिए, आप लोग फोनेटिक प्रयोग करना छोड़ करके इंस्क्रिप्ट में सीख लीजिएगा टाइप करना, नहीं तो मेरे से गलती करते रहेंगे। यहाँ भी देखिए की के बाद जो शब्द आया, यहाँ गरीब कर्ता नहीं है, कर्ता यहाँ झोपड़ी है। गरीब की झोपड़ी भले ही निर्जीव हो लेकिन सब्जेक्ट मानकर इसे हम आगे लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अगला सूत्र है, स्क्रीन में तो कुछ आ ही नहीं रहा सर। क्या? स्क्रीन में कुछ शो नहीं कर रहा है। स्क्रीन आप अपना कंप्यूटर सेट करिए, मेरे में तो दिख रहा है। और किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन तो बताएं मुझे। दिख रहा है सर। दिख रहा है। हाँ अच्छा, दूसरी बात, जिन्हें नहीं दिख रहा है वो मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? अगर मुझे सुन पा रहे हैं
तो कृपया सुन करके ही लिखने का प्रयास करें। ठीक है, एक बार आप फिर से लॉगिन कर लीजिए। देखिए बड़े साफ शब्दों में दिख रहा है यहाँ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंग्रेजी में प्रीपोजिशन आप लोगों को पता है, आप लोग बचपन से ही प्रीपोजिशन पढ़ते आए हैं। सेम वही कहानी होती है कि प्रीपोजिशन जो ऑफ लगा होता है अंग्रेजी में, ऑफ प्रीपोजिशन के पहले वाला नाउन, ऑफ के पहले वाला नाउन, नाउन या फिर संज्ञा, संज्ञा यह क्या होगा, कर्ता होगा या सब्जेक्ट। एकदम आसान से और धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे आपको आज के बाद। जैसे आपको मैंने बताया गरीब की झोपड़ी, मतलब द झोपड़ी को क्या बोलते हैं, द हट ऑफ, गरीब को पुअर। तो ये जो ऑफ है, ऑफ का मतलब हिंदी में अगर कहें का, के और की, इन तीन शब्दों के पहले, क्षमा, इन तीन शब्दों के बाद आने वाले जो शब्द हैं वह कर्ता माने जाएंगे। आगे बढ़े। हाँ जी, अब चलो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि किसी भी वाक्य में प्रीपोजिशन, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद वाला जो शब्द है वह नाउन मानेंगे या फिर सब्जेक्ट मानेंगे। नाउन तो है ही, सब्जेक्ट मानेंगे, कर्ता मानेंगे। लेकिन अगर किसी वाक्य में एक से अधिक प्रीपोजिशन आ जाए तब क्या करेंगे। एक से अधिक यदि प्रीपोजिशन आए तो मैंने आपको बताया ऑफ जो शब्द है, ऑफ के बाद वाला या फिर कह लें पहले प्रीपोजिशन के, पहले प्रीपोजिशन के क्या होगा, पहले होगा या बाद होगा, बाद सर। प्रीपोजिशन के पहले, हिंदी में बाद हो जाता है ना। पहले प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द ये कर्ता होगा या फिर सब्जेक्ट होगा। इसको लिख लीजिए, ये ध्यान रहना चाहिए, तभी आप बड़े बड़े वाक्यों का अनुवाद कर पाएंगे। लिख लीजिए, स्क्रीन दिखा रहा हूं, आप में से न दिख रहा हो तो बताइएगा। दिख रहा है सर। ये लीजिए, थोड़ा सा और छोटा कर दूं तो सबको दिखेगा। चलिए, एक से अधिक अब आप देख पा रहे होंगे। लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में इतनी जानकारी काफी है, आपके अनुवाद को बल देने के लिए इतना काफी है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो दूसरी चीज हमें जाननी चाहिए वह है वर्ब। वर्ब आप लोगों को पता है, वर्ब में कोई संदेह हो किसी को तो बताएं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात हम बाद में कभी करेंगे। वर्ब मतलब होता है जिससे करने या होने का भाव पैदा हो, अर्थात ईट, ईट मतलब खाना, ड्रिंक, इस तरह का शब्द, या फिर जिसके बाद आईएनजी लगा दिया जाए, तो यह सब वर्ब की श्रेणी में आता है। और सब्जेक्ट के अलावा मैंने बताया कि किसी भी वाक्य में नाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन, यही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। इसको भी लिख लीजिए, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लिख लिए। तो मैंने आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा वर्ब बताया और सब्जेक्ट की पहचान बताया। एक वाक्य में मान लीजिए एक से अधिक नाउन या प्रोनाउन यदि हो तो पहला सब्जेक्ट निकल जाएगा और बाकी सारे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें।
एक अनुवाद के लिए आपको एक वाक्य देता हूं, आप इसका मुझे अनुवाद करके दिखाएं जरा, क्या होगा। दैट इंडिया इज ए richest country in heritage, that India is a richest country, या India is the कर देते हैं इसको, India is the richest country in cultural heritage is known to all, या everybody, जो आप लिखना चाहिए। इस वाक्य का अनुवाद करके मुझे दिखाएं। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। That India is the richest country in cultural heritage is known to all, इसका अनुवाद क्या होगा। जिसने कर लिया हो वो बोल सकता है स्पीकर ऑन करके। इस तरह का अनुवाद आपको जब लीगल अनुवाद करने जाएंगे आप, तो वहां इस तरह का अनुवाद पूछा जाता है, या इस तरह की चीजें आप देख पाएंगे वहां। बताइए, जिन्होंने कर लिया वो बताएं। किसी ने नहीं किया है? सर मैं बोलूं? हाँ बोलिए, सुन रहा हूं मैं। सबको पता है कि भारत देश सांस्कृतिक परंपरा में समृद्ध है। सबको पता है कि भारत देश, देश कहाँ से आ गया मैडम? इंडिया कंट्री मैंने जोड़ा क्या बाद में? हाँ बताइए नेक्स्ट। नो सर। सर हम भी बोले? हाँ बोलिए। सर हम लिखे हैं, ये तथ्य कि भारत सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध देश है सर्वविदित है। तथ्य तो यहाँ नहीं है, तथ्य की अंग्रेजी तो नहीं हमने लिखी है, फैक्ट लिखा है क्या मैंने? हाँ बोलिए। अरे आपका स्पीकर ऑफ कर लीजिए। किसका स्पीकर है? नितिन जी स्पीकर ऑफ कर लीजिए प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए नेक्स्ट। हेलो। बोलिए। सांस्कृतिक विरासत में भारत सबसे धनी देश है, ऐसा सभी जानते हैं। ऐसा सभी जानते हैं, वेरी गुड। और कोई एक जन और कोई बोल ले, मैं उनका एक जन का और उत्तर लूंगा, उसके बाद फिर मैं इसका उदाहरण बताऊंगा। सर ये सभी जानते हैं कि भारत सांस्कृतिक विरासत में सबसे धनी देश है। धनी देश है, ठीक है। देश का इसमें शब्द नहीं आया था इसलिए नहीं बोलना है। हाँ देश आया, ठीक है, वेरी गुड। और कोई एक आदमी बोल रहा था। सर बोले सर? हाँ बोलिए। ये सर्वज्ञ है कि भारत सांस्कृतिक विरासत में सबसे धनी देश है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये नहीं यह होना चाहिए यहाँ जब आप अनुवाद करेंगे ना। नितिन जी आप माइक ऑफ करके बात करें प्लीज, घर में बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना, आपकी आवाज सभी लोग सुन पा रहे हैं। कोई भी है, भरत जी आप भी ऑफ कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा आप लोगों को। अक्सर आप लोगों ने लीगल अनुवाद में आप देखेंगे, अगर कोई लीगल पिटीशन देखेंगे ना, क्योंकि काफी लोग बिहार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं हाई कोर्ट की, तो ये जो दैट है, आप कई बार मैंने देखा है कि लोग जब अनुवाद करते हैं कि भारत, इसके बाद से ऐसे शुरू करते हैं। देखिए जब भी तथ्य की बात होती है, फैक्ट्स की बात होती है, लिख लीजिए, जब भी फैक्ट्स की बात होती है तो अंग्रेजी में ऐसे वाक्य दैट से शुरू होते हैं, पर उसका अनुवाद करते समय हम हिंदी में की लिख करके अनुवाद नहीं करेंगे। हम हमेशा उसका की वाला जो शब्द है वो हटा देंगे। भारत सांस्कृतिक विरासत में सबसे धनी देश है, यह सबको पता है, ठीक है। भारत सांस्कृतिक विरासत में अब इसमें थोड़ी सी फेरबदल भी करनी पड़ेगी हमें। सबसे पहले उद्देश्य हम लिखते हैं, तो आप सांस्कृतिक विरासत को आगे लेंगे। सांस्कृतिक विरासत में, यह फॉर्मेशन मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। सांस्कृतिक विरासत में भारत
सबसे धनी। यहाँ धनी शब्द का प्रयोग सर्वथा अनुचित रहेगा, यहाँ समृद्ध लिखने की जरूरत है। धनी का मतलब होता है धन धान्य से परिपूर्ण। पैसा नहीं हमारे पास, लेकिन संस्कृति हमारी बहुत उन्नत है। हमारे यहाँ अभी भी बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, और समाज में एक दूसरे के प्रति लगाव की भावना, इसलिए सांस्कृतिक विरासत है। तो भारत सांस्कृतिक विरासत में भारत सबसे समृद्ध देश है, यह सबको पता है या सर्वविदित है, दोनों लिख सकते हैं। यह सबको पता है, अगर आपने सर्वविदित है तभी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ ये विदित गलत हो गया, सर्वविदित। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का हो फैक्ट की हम लोग बात करें, तो आप दैट से शुरू होने वाले वाक्य में की का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जो की शब्द है, इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे, नहीं तो यह आपका गलत माना जाएगा, अनुवाद गलत होगा। सर तो समृद्ध प्रधान भी कर सकते हैं। समृद्ध के बाद प्रधान की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी ना, समृद्ध के साथ प्रधान का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। एक वाक्य और देता हूं मैं, आशा है आप उसका अनुवाद कर पाएंगे। लिखिए, दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल। अगला वाक्य है, मैं लिख देता हूं। दैट ही इज ऑनेस्ट इज, चलिए, दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल, इसका अनुवाद क्या होगा हिंदी में? बस इसके बाद आज के सत्र को समापन की ओर ले जाऊंगा मैं, फिर आपका प्रश्न लूंगा, जो भी आप जानना चाहें आज के अध्याय से जुड़े हुए प्रश्न। सर हम बताएं। बोलिए। वह ईमानदार है, यह संदेहपूर्ण है। बेशक वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, वेरी गुड। यह संदेहपूर्ण है या इसमें संदेह है? इज डाउटफुल लिखा है। उसके ईमानदार होने में संदेह है, ठीक है। चलिए, आपने अच्छा किया, ये दैट का अनुवाद नहीं किया, यह सबसे अच्छी बात है। और इसके साथ ही आज की चर्चा, चूंकि थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। आज जो मैंने आपके साथ चर्चा किया, उस चर्चा में मैंने आपको बताया कि हम लोग कर्ता की पहचान कैसे करेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का स्थान क्या होगा, और साथ में हमने एक लीगल टर्म पे भी चर्चा किया। सुरभि, एक मिनट मैं बोलूं, फिर आपसे सबसे प्रश्न लूंगा। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट होते हैं, फैक्ट के साथ अंग्रेजी में दैट से शुरुआत करते हैं, पर हिंदी में हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब सुरभि जी बोलिए, क्या पूछना चाह रही हैं? जी सर, वो जो अभी आपने ट्रांसलेशन का जो सेंटेंस दिया था, उसका फिर क्या होगा सही वाला, जो दैट ही इज उसका मैंने ऑनेस्ट? बताया, दैट ही इज ऑनेस्ट इज डाउटफुल, मतलब उसकी ईमानदारी पर संदेह है, या वह ईमानदार है या संदेह पूर्ण है, या यह संदेहास्पद है, ठीक है। उसके ईमानदार होने में संदेह है, इसका मतलब है वह ईमानदार नहीं है। सीधी सी बात है, वह ईमानदार नहीं है। थोड़ा घुमा के बोल दिया, उसको भी बुरा ना लगे। जी सर। सर मैं एक और क्वेश्चन था कि जो आपने जैसे आय लिखा था, मतलब कोई जो हम जैसे आया या नई वगैरह जो भी कुछ लिखते हैं, तो इसमें जो एक तो हम इसका यूज करते हैं या का, जैसे आपने या ई का यूज करते हैं। बिल्कुल सर, सही प्रश्न है। देखिए, जहाँ य लगाया जाता है, सुन लीजिए, जहाँ य का प्रयोग होता है, वह य का प्रयोग हमेशा क्रिया के लिए करते हैं। वर्ब जहाँ होता है वहाँ य का प्रयोग करते हैं, और जो ई का प्रयोग करते हैं वह वर्ब के साथ नहीं करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नई दिल्ली। जी सर। नई दिल्ली, उसमें य नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए, अगला तो किसका लास्ट प्रश्न में है? अगर हम जैसे वो लिखते हैं, तो जैसे कोई सेंटेंस हम खत्म करते हैं, तो उसमें या लिखेंगे या ई लिखेंगे, उसमें मतलब अलग अलग यूज होता है, आप ये कहना जैसे चाह रहे हैं? आया,